नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया प्रतीक सिंह लेकर के आप सबके लिए अर्जुन क्लासेस की ओर से महिला पर्यवेक्षक के भाग 1 के अधिनियम और योजना वाले सेक्शन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज। इससे पहले हम लोग दहेज बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो था 2006 उसको हम लोग बहुत अच्छे से खत्म कर चुके हैं, रिवीजन भी कर चुके हैं। हम पढ़ रहे थे उसके बाद सर दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 जिसका हम लोग पार्ट 1 और 2 देख लिए, उसी का ये पार्ट 3 है। क्योंकि इसको हम पार्ट 1 और 2 हिस्से में देख लेते हैं। अब ये पार्ट जो 3 है ये उन दोनों पार्ट को रिवीजन कराने के उद्देश्य से है, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप रिवीजन करते हैं, प्रिसाइज आंसर याद रखते हैं, एक्यूरेट आंसर याद रखते हैं, तो आप कॉन्फिडेंट होकर के एग्जाम में जाएंगे। मैं पढ़ा भी हूँ, याद भी किया हूँ, रिवीजन भी किया हूँ, सर ने खुद कराया है, तो आपको कॉन्फिडेंस ऊंचा रहेगा, तो आपके 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही बनेंगे और सही बनेंगे। इसलिए क्योंकि रिवीजन करते रहे आप, और इसलिए उसी कड़ी में हम अपना थोड़ा योगदान दे सके, पढ़ाने के साथ साथ रिवीजन भी करवा लें, इसलिए पार्ट 3 लाया गया है। अब रिवीजन करा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि रिवीजन करा रहे हैं तो किसी तरीके का एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। जिनको एक्सप्लेनेशन चाहिए इसका पार्ट 1, 2 देख लें। बाल विवाह वाले का भी पार्ट 1, 2, 3 देख लें, पार्ट 4 में रिवीजन है। इसका भी पार्ट 1, 2 देख लें, पार्ट 3 जो है आज का सेशन इसमें इसका रिवीजन है। तो हम केवल क्वेश्चन, 4 ऑप्शन और सीधा आंसर बात करेंगे ताकि हम फास्ट तरीके से रिवीजन कर सकें। दूसरी बात, इसमें आपका क्या काम है कि आपको जो पढ़े हुए विद्यार्थी जो पार्ट 1, 2 देखे हैं, जो कंटिन्यू रह रहे हैं चैनल पे, वो 1 और 2 जो पढ़ रही हैं, क्वेश्चन देख के फर्स्ट ऑप्शन देख के आपको वीडियो पॉज करना है, आंसर में टाइप करना है, फिर प्ले करके आंसर मैच करना है कि आपके कितने सही हुए, कितने सही हुए, कितने सही हुए। शुरू में पूरा देखना है। जब पूरा खत्म हो जाएगा सीरीज, लास्ट में आपको बताना है कि आपके 25 क्वेश्चन में से कितने सही हुए। 22/25, 25/25, 25 में 25 सही, इस तरीके से लिख के भेजना है, ठीक, ताकि आपको पता हो कि पढ़ने के बाद भी आप कितना गलती कर रहे हैं और कितना जो गलती की उसको फिर से आप रिविजन करें ताकि दोबारा एग्जाम में गलती ना हो। आपको लास्ट में लिख के भेजना कि आपके 25 में कितने सही हुए, और शुरुआत में हर एक क्वेश्चन में आपको आंसर टाइप करके भेजना है। 1 का ए, 2 का सी, 3 का डी, ऐसा करके आंसर टाइप करना है, ठीक। मैं उसके लिए टाइम नहीं दूंगा, आप क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, फट से आंसर टाइप करेंगे, फिर प्ले करके देखेंगे आंसर क्या था। क्लियर? ये आपका खुद का जजमेंट है, खुद की तैयारी ऐसे ही कीजिए। सिलेक्शन तय करना है क्योंकि हमको चाहिए सिलेक्शन, और सिलेक्शन तभी होगा जैसा मैं बोल रहा हूँ इस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं तो भीड़ जाइए मेरे साथ, जो फॉलो करेंगे उनका सिलेक्शन तय है। आइए चलते हैं क्लास की ओर। हमारे अर्जुना क्लासेस में सीजीपीएससी प्री, मेंस, प्री कम मेंस, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, सीजी व्यापम, साथ ही साथ फीमेल सुपरवाइजर का, महिला सुपरवाइजर, महिला पर्यवेक्षक का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस चल रही है। इस लाभ से जुड़ करके अपना लाभ सुनिश्चित करें। कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। इसमें आपको कंप्लीट वीडियो क्लास, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, फ्री स्टडी टाइम टेबल, फ्री लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे और ऑफलाइन ऑनलाइन का अंतर मिट जाए। सारी फैसिलिटीज के साथ ये चीजें क्लासेस चल रही हैं। साथ ही साथ हमारे डॉक्टर विजय कुमार द्विवेदी सर के विशेष मार्गदर्शन में पुस्तक भी आ चुकी है, तो उसकी पुस्तक से आप अपना लाभ सुनिश्चित कीजिए। चलिए चलते हैं आज के सेशन की ओर। सर आज हम पढ़ेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब अधिनियमित हुआ? 1 फरवरी 1961 को, 5 जून 1961 को, 20 मई 1961 को, या 20 दिसंबर 1961 को? वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स आंसर टाइप कीजिए। इसका सही आंसर है सर 20 मई 1961 को। इसको याद रखने का हिंट भी बताया था मैं, है ना? हाँ, उस तरीके से याद रखेंगे। 20 मई 1961 को यह अधिनियमित हुआ था, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पूरे भारत में कब लागू किया गया? 1 जून 1961 को लागू कर दिया गया, 1 जुलाई 1961 को लागू कर दिया गया, 10 दिसंबर 1961 को लागू कर दिया गया, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट में जाइए, आंसर टाइप कीजिए। इसका सही आंसर है 1 जुलाई 1961 को। तो 20 मई 1961 को यह अधिनियमित हुआ, और मई का जून छोड़ के जुलाई 20 का आ जाएंगे 1 तारीख पे, तो 20 मई 1961 को अधिनियमित, 1 जुलाई 1961 को योग्य लागू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का मुख्य उद्देश्य क्या है? दहेज लेने पर प्रतिबंध, दहेज देने पर प्रतिबंध, सी, ए और बी दोनों, या दहेज डाउरी लेने और देने के लिए विधि बनाना? इसका मुख्य उद्देश्य है, कमेंट में बताइए आप। मुख्य उद्देश्य है इसका ए और बी दोनों, दहेज लेने और देने दोनों पे ही प्रतिबंध लगाना, विधि बनाना नहीं। विधि बनाने का काम विधायिका का होता है, ठीक। चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई महिला अपने विवाह के कितने वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मर जाती है तो उसे दहेज मृत्यु माना जाएगा? 3 वर्ष के भीतर मरेगी तो असामान्य मृत्यु होगा, तो दहेज मृत्यु मानेंगे। 5 वर्ष के भीतर, 7 वर्ष के भीतर, 10 वर्ष के भीतर?
क्या है सही आंसर? वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट में जाइए, आंसर टाइप कीजिए, प्ले करके आंसर मैच कीजिए। इसका सही आंसर है 7 वर्ष के भीतर। अगर कोई स्त्री 7 वर्ष के भीतर, अपने विवाह से 7 वर्ष के भीतर अगर उसका असामान्य परिस्थिति में मृत्यु होता है, तो भैया यहाँ असामान्य परिस्थिति क्या है ये सब समझाया पिछले पार्ट में, आप जाइए। तो असामान्य परिस्थिति में मृत्यु होती है तो उस दहेज मृत्यु माना जाएगा और उसके ससुराल वालों के ऊपर एक्शन हो जाएगा। चलिए, दहेज की संपत्ति स्त्री के मृत्यु के बाद, अब स्त्री मर गई तो उसकी मृत्यु के बाद जो संपत्ति थी दहेज में मिली हुई, उस संपत्ति पर स्त्री की मृत्यु के बाद, जो कि विवाह से 7 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु हो गई है, तब उस संपत्ति पर किसे अंतरित कर दिया जाएगा? उस संपत्ति पे किसका अधिकार हो जाएगा? ये किसे सौंप दिया जाएगा? उसके माता पिता को, अगर उनके माता पिता को सौंप दिया जाएगा स्त्री के, या स्त्री के अगर कोई संतान है तो उसके संतान को सौंप दिया जाएगा, या ए और बी दोनों को सौंप दिया जाएगा, माता पिता और संतान दोनों को सौंप दिया जाएगा, या डी पति को सौंप दिया जाएगा? इसका सही आंसर है ए और बी दोनों को, अर्थात स्त्री के माता पिता को सौंप दिया जाएगा वो संपत्ति, या उसका अगर कोई संतान है तो संतान को सौंप दिया जाएगा। और इस पर भी थोड़ा कुछ समझाया हूँ, उसको भी समझ लीजिए, पुट बना के क्वेश्चन पूछ सकता है पहले वाले वीडियो में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान कौन कर सकता है? बताएंगे। दहेज प्रतिषेध अधिकारी कर सकता है अपराधों का संज्ञान, या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट कर सकता है, सी द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट कर सकता है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं कर सकता है? सही आंसर सर इसका कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान कौन कर सकता है? तो वो आंसर है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट कर सकता है अपराधों का संज्ञान, या महानगर मजिस्ट्रेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज अपराध की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? तो अपराध की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? थाना प्रभारी के द्वारा, निरीक्षक रैंक के थाना प्रभारी द्वारा, पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। जो पढ़े हैं वो तो बहुत सटासट इसका राइट आंसर देख रहे होंगे, लास्ट में बताएंगे 25 मिनट का कितना सही हुआ है ना। इसका सही आंसर दोस्तों पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी के द्वारा अपराध की, दहेज अपराध की विवेचना की जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में दहेज के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? आप बताइए। ऑप्शन ए, विवाह के पक्षकार द्वारा संपत्ति लेना व देना दहेज कहलाता है। बी, मेहर दहेज की परिभाषा में आता है। सी, पक्षकार के माता पिता द्वारा दहेज लेना दहेज कहलाता है। या डी, विवाह के अवसर पर एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्ष की संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति देना दहेज कहलाता है। आपको इसमें से असत्य कथन बताना है दोस्त। पहले तो क्वेश्चन का ऑप्शन समझ लीजिए, क्योंकि मैं इससे पहले वीडियो में समझाया हूँ, हर एक ऑप्शन के एक शब्दों का मतलब समझाया हूँ, तो जरूर जाके उसको देखिए। इसका सही आंसर है सर, आ जाओ भाई, काहे नाराज हो गए, आ नहीं रहे हो, आ जाओ आ जाओ। मेहर दहेज की परिभाषा में आता है। ये बात गलत है, क्योंकि जो मेहर है वो दहेज की परिभाषा में आता है। ये बात गलत है, क्योंकि जो मेहर है वो दहेज की परिभाषा में नहीं आता। मतलब मेहर जो है दहेज में इंक्लूड नहीं होता। क्लियर? यहाँ आता है बोल दिया था इसलिए गलत हो गया, बाकी सब सही है। जो सही उसको पढ़ लीजिए कि विवाह के पक्षकार द्वारा संपत्ति लेना और देना भी दहेज है। मेहर दहेज की परिभाषा में नहीं आता, ये बात सही है। पक्षकार के माता पिता द्वारा दहेज लेना दहेज कहलाता है, ये भी सही है। विवाह के अवसर पर एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्ष की संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति देना दहेज कहलाता है, ये सब सही है। बस यही गलत था, क्योंकि मेहर दहेज की परिभाषा में नहीं आता। और मेहर क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दहेज लेना व देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत अपराध है दहेज लेना देना। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अपराध है। भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध है। ये उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके तहत अपराध है बताइए? आप मानेंगे भैया दहेज लेना व देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है, आप मानेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत, आप मानेंगे सर राइट। एग्जाम करेंगे क्रॉस, आप हो जाएंगे फेल, क्योंकि अपराध है ये आपके भारतीय दंड संहिता के तहत। पढ़ाया था, समझाया था, टोका भी था, इसे जरूर वीडियोस देखिए। नेक्स्ट क्लास दहेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5, अब धारा 5 के बारे में जानकारी मिलेगी। 5 के अंतर्गत दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किया गया करार होगा क्या? अवैध करार होगा, वैध करार होगा, शून्य होगा, शून्यकरणीय होगा। हर एक शब्द का मतलब बताया था मैं कि वैध क्या है, अवैध क्या है, शून्य क्या, शून्यकरणीय क्या है, उसको जाके देखिए। यहाँ आंसर है कि वो हो जाएगा शून्य, अर्थात दहेज कानून जो दहेज जो है वो शून्य हो जाएगा धारा 5 में। धारा 5 में शून्य होने का बात किया गया है। याद रखिए 5 में शून्य, 5 में शून्य, ठीक है। 5 जब जोड़ेंगे तो शून्य बन जाता है, गोल जैसा बन गया, हाँ ऐसे याद रखिए।
और इससे पहले हम जो पढ़े थे बाल विवाह, वहां धारा 3 में किया गया था शून्यकरण का बात। और शून्य क्या होता है अभी बताया था मैं। किस धारा के अंतर्गत दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति होती है? तो कौन सी धारा के तहत नियुक्ति होती है? धारा 8, 8 ख, धारा 9। आंसर बताइए कमेंट में। सही आंसर है सर धारा 8 ख, धारा 8 ख। मैं बताया था कि अधिकारी चाह लेगा तो खत्म कर देगा आपको, पूरा खत्म कर देगा आपका अस्तित्व, ख से खत्म कर देगा अधिकारी, ऐसे बताया था मैं, ऐसे याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दहेज मांगना या दहेज लेने और देने की मांग करना दहेज प्रतिशत अधिनियम की किस धारा में दंडनीय अपराध है? कौन सी धारा में इसको दंडनीय अपराध बोला गया है दहेज लेना देने को? धारा 3 में, 4 में, 6 में, 2 में? आंसर है क्लियर क्लियर धारा 4 में, है ना। कि जो दहेज लेना है देना कर रहा हो चारों दिशाओं में कहीं भी बच नहीं सकता, ऐसे याद रखिए। ठीक है, चारों दिशाओं में भागेगा उसको दंड मिलेगा ही मिलेगा। धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट, दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, उच्च न्यायालय को, ए और बी दोनों को? तो सही आंसर है सर इसका, बताइए आप। सही आंसर है ए और बी दोनों, माने केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों को शक्ति प्राप्त है नियम बनाने की। आगे बढ़ते हैं। दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज लेने व देने के लिए कितनी सजा का प्रावधान है? 5 वर्ष का कारावास, 10,000 रुपये जुर्माना, 3 वर्ष का कारावास, 15,000 रुपये जुर्माना, 5 वर्ष का कारावास, 15,000 जुर्माना, या दहेज की राशि जो भी अधिक हो, या न्यूनतम 2 वर्ष अधिकतम 5 वर्ष का कारावास। सही आंसर है इसका सी, 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपये जुर्माना, या तो 15,000 रुपये जुर्माना देगा या दहेज की राशि। इन 15,000 और दहेज की राशि दोनों में से जो अधिक होगा वो उसको देना होगा, तो याद रखिएगा। चलिए इसको समझाया था ऑप्शन को अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दहेज मांगना दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 में अपराध है जिसके लिए न्यूनतम कितनी सजा है? न्यूनतम 1 वर्ष का कारावास है, न्यूनतम 6 वर्ष का दहेज मांगना तो बात की ना, मांगने पर अगर आप मांग किए तो आपको कम से कम कितना सजा होगा? तो न्यूनतम 1 वर्ष का कारावास होगा, न्यूनतम 6 माह का कारावास होगा, न्यूनतम 2 वर्ष का कारावास होगा, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप दहेज मांगते हैं तो मांगने वाले को सजा होगा कम से कम न्यूनतम 6 माह का, तो कारावास तय है उसका। ठीक, याद रखेंगे। दहेज मांगने के लिए दहेज प्रतिशत अधिनियम में कितना दंड दिया जा सकता है? तो कितना दंड दिया जा सकता है बताइए। तो दहेज मांगने के लिए दहेज प्रतिशत अधिनियम में कितना दंड दिया जा सकता है? ठीक है, न्यूनतम 6 माह, अधिकतम 2 वर्ष या 3 वर्ष या 10,000 रुपये। फिर न्यूनतम 1 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष और 15,000 रुपये जुर्माना। न्यूनतम 6 माह का कारावास, अधिकतम 2 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना। न्यूनतम 6 माह का कारावास, अधिकतम 5 वर्ष का कारावास। क्या सजा मिल सकती है भाई दहेज मांगने के लिए दहेज प्रतिशत अधिनियम में कितना दंड मिल सकता है? रेंज बताना है वो, कितना दंड मिल सकता है। सही आंसर है कि न्यूनतम 6 माह मिलेगा मांगने पे आपको, और 6 माह का कारावास न्यूनतम हो, और अधिकतम आपको 2 वर्ष का कारावास हो सकता है, और 10,000 रुपये जुर्माना भी। तो न्यूनतम 6 माह, अधिकतम 2 वर्ष और 10,000 रुपये जुर्माना। ठीक, तो 6, 2, 10 याद रहेगा। हाँ, न्यूनतम 6, अधिकतम 2, 10,000 जुर्माना। और जब लेन देन का बात था तो वहाँ 5 वर्ष वाला था केस, है ना, 5 रुपये 5 साल वाला वो केस अलग है। ये हम मांगने वाले केस में बात कर रहे हैं, 6 से 2 वर्ष के बीच। ठीक, चलिए, तो मांगने शब्द बोले तब इसका क्राइटेरिया को लेना है, 6 महीना, 6 से 2 महीने, 6 से 2 साल वाला। जब लेन देन का बात करें तो 5 साल वाला क्राइटेरिया आएगा, इसलिए शब्द ध्यान देंगे। लेन देन बोले तो वाला, मांगने वाला शब्द प्रयोग करें तो ये और क्राइटेरिया। दहेज संबंधी विज्ञापन प्रकाशित करवाने पर, अब देखिए दहेज संबंधी कोई विज्ञापन प्रकाशित करवाता है तो उसको अधिकतम कितनी सजा दी जा सकती है? अधिकतम का बात कर रहे हैं, न्यूनतम का नहीं। 3 वर्ष का कारावास, 2 वर्ष का कारावास, 5 वर्ष का कारावास, 6 माह का कारावास। सही आंसर है कि अगर कोई दहेज संबंधी विज्ञापन प्रकाशित करवाता है तो उसको सजा हो सकती है 5 वर्ष का कारावास। याद रहेगा, विज्ञापन प्रकाशित करने के केस में इसको याद रखिए अलग से। चलिए चलते हैं। दहेज लेने व देने का करार शून्य होगा, इस प्रकार का प्रावधान दहेज प्रतिशत अधिनियम की किस धारा में? बताया था 5 उंगली जोड़ो तो एक शून्य बन गया, धारा 5 में। सीधी सी बात, नो बकवास। चलिए, धारा 5 में शून्यकरण का बात किया गया। दहेज प्रतिशत अधिनियम में अपराधों का संज्ञान लेने के संबंध में गलत कथन कौन सा है? गलत कथन आपको चुनना है। अपराध का संज्ञान महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाता है, ये सही की गलत बताइए। व्यथित व्यक्ति द्वारा परिवाद प्रस्तुत करने पर अपराध का संज्ञान नहीं लिया जा सकता। 3, कोई मान्यता प्राप्त संस्था या संगठन द्वारा परिवाद प्रस्तुत करने पर संज्ञान लिया जाता है।
4, मजिस्ट्रेट स्वयं की जानकारी के आधार पर अपराध का संज्ञान नहीं ले सकते हैं। इन चारों में से कौन सा गलत है वो आपको छांटना है। मैं बता दूं गलत है भैया इसमें से आपका 2 और 4। आंसर होगा इसका D, 2 और 4। क्यों गलत है ये लास्ट क्लास में समझा दिया था, फिर भी यहाँ थोड़ा बता देता हूँ कि व्यथित व्यक्ति मतलब जो खुद दहेज की जैसे कुप्रथा से पीड़ित है, ये बोल रहा है कि उसके परिवार प्रस्तुत करे, उसके कहने पर, उसके प्रस्तुत करने पर अपराध का आप संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो जो खुद पीड़ित है उसके कहने पर तो आपको अपराध पर संज्ञान लेना होगा ना, उस पर एक्शन लेना होगा, मगर यहाँ संज्ञान नहीं ले रहे हैं, वो इसलिए नहीं जोड़ने की वजह से गलत हो गया। क्योंकि जो खुद पीड़ित है वो तो जाके भाई उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। फिर मजिस्ट्रेट स्वयं को कोई जानकारी प्राप्त हुई मजिस्ट्रेट साहब को, तो स्वयं की जानकारी के आधार पर अपराध का संज्ञान नहीं ले सकते, संज्ञान ले सकते हैं भैया, वो नहीं ले सकते, नहीं की वजह से यहाँ भी गलत है। तो मजिस्ट्रेट साहब स्वयं की प्राप्त जानकारी के आधार पर भी संज्ञान ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी जो स्वयं व्यथित व्यक्ति है उसके केस पे संज्ञान ले सकते हैं। महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णय लिया जा सकता, संज्ञान लिया जा सकता है। कोई मान्यता प्राप्त संस्था या संगठन द्वारा परिवाद प्रस्तुत करने पर संज्ञान लिया जा सकता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अपराध किस प्रकृति के होते हैं? संज्ञेय, जमानतीय, समनीय। असंज्ञेय, अजमानतीय, असमनीय। असंज्ञेय, अजमानतीय, समनीय और संज्ञेय, अजमानतीय, असमनीय। हालत खराब सर, शब्द एक ही जैसे लग रहा है सर, क्या सिलेक्ट करेंगे पता नहीं। लास्ट टाइम हिंट बताया था, एक ही हिंट से दोनों में काम हो रहा था। क्या? ए सगा दहेज में झिन ठगा। क्या? ए सगा दहेज में झिन ठगा। तो सगा को सगा नहीं बोला, सगा, स अगा, स हो गया संज्ञेय, अस हो गया अजमानतीय और असही हो गया असमनीय। तो संज्ञेय, अजमानतीय, असमनीय। तो सगा के स से संज्ञेय, सगा में जो अ है उससे बन गया अजमानतीय, उसी अ से बन गया असमनीय। तो सगा से सब बनेगा। ठीक, तो संज्ञेय, अजमानतीय, असमनीय, इसलिए सगा याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति किस धारा में निहित है? तो राज्य सरकार किस धारा के तहत नियम बना सकता है? धारा 8 के तहत, 8क के तहत, धारा 9 के तहत, धारा 10 के तहत। सही आंसर है धारा 10 के तहत। मैं बोला था कि राज्य सरकार को 10 दिशाओं में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, ऐसे याद करवाया था, याद कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते रहिए। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन कर सकता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समुचित सरकार, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है राज्य सरकार। तो दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है राज्य सरकार। दहेज प्रतिषेध अधिकारी के कार्यों के संबंध में गलत कथन कौन सा है? ठीक है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी के कार्यों के संबंध में गलत कथन फिर छाटना, फिर गलत कथन छाटना है। तो बताइए, दहेज प्रतिषेध अधिकारी को पुलिस अधिकारी की शक्तियां दी जा सकती हैं क्या? दहेज प्रतिषेध अधिकारी का कार्य दहेज का निवारण करना होता है क्या? दहेज प्रतिषेध अधिकारी द्वारा दहेज संबंधी अपराध करने वाले व्यक्तियों के साक्ष्य को एकत्रित नहीं किया जा सकता है क्या? ये दहेज प्रतिषेध अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसमें से क्या गलत है? तो गलत एक ही बात दे रहा है कि साक्ष्य को एकत्रित नहीं कर सकता बोल रहा है। अरे भैया, अधिकारी का तो काम ही है ना कि साक्ष्य सबूत इकट्ठा करे और उसके ऊपर फिर केस चलाए। तो साक्ष्य एकत्रित नहीं कर सकता बोल दिया, तो इस नहीं की वजह से गलत हो गया। केवल सी गलत है, बाकी सब सही है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी को पुलिस अधिकारी की शक्तियां दी जा सकती हैं। दहेज प्रतिषेध अधिकारी को का कार्य दहेज का निवारण करना है। उस अधिकारी का कार्य साक्ष्य को एकत्रित करना है। उस अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये सब सत्य है। ठीक, चलिए, तो सी बस गलत होगा, याद रखेंगे। ठीक, क्लियर हो गया? सी गलत था, किस वजह से? क्योंकि यहाँ एकत्रित नहीं बोल दिया था, नहीं की वजह से गलत हो गया था। चलिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में सलाहकार बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? बताइए। 5 समाज कल्याण कार्यकर्ता होंगे जिसमें से कम 2 महिलाएं होंगी। 3 समाज कल्याण कार्यकर्ता होंगे, 10 समाज कल्याण कार्यकर्ता होंगे जिसमें से कम 5 महिलाएं होंगी। किसी भी सलाहकार बोर्ड का गठन नहीं किया जाता है। बताइए सही आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए आंसर आप। 24 का A B C D ऐसे 24 A 24 B ऐसे टाइप कीजिए। सही आंसर है सर उत्तर ए, अर्थात 5 समाज कल्याण कार्यकर्ता होंगे जिसमें कम से कम 2 महिलाएं होंगी। तो कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। 5 महिलाएं हैं तो भी दिक्कत नहीं, मगर कम से कम 2 तो महिलाएं होनी ही चाहिए। तो टोटल 5 सदस्य होंगे जिसमें से कम 2 महिलाएं होंगी। क्लियर, याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपको बताना कि आपके 25 में कितने सही हुए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में दहेज की परिभाषा किस धारा में है? धारा 1 में है,
दहेज की परिभाषा, भाई दहेज अधिनियम पर तो दहेज की परिभाषा नहीं पता कौन से धारा में है? धारा 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में? आंसर बताइए सर। धारा 2 में है। मगर 2 में आपको याद रखना, दो के कम है, 2 के खम है, 2 के गम है, 2 के घम है, ऐसे याद कर लीजिए, पूछेगा ही। ठीक, चलिए दोस्तों, अब आप, जब तक मैं थोड़ा आपसे बात करूं, आप बता दीजिए कि बताइए कि 25 में आपके कितने कितने सही हुए, उसको लिख के भेजिए कि 18/25, मुझे 18, 25 में 18 मिले, है ना, 18 मिले 25 में से, आप टाइप करके भेजिए 18/25, 17/25, 25 में /25 में कितने सही हुए, ऐसा लिख के भेजिए। क्लियर? और जिनके जितने गलत हुए, जिस क्वेश्चन पे गलत हुए, उसको जाकर के तुरंत रिवीजन कीजिए। क्लियर होगी बात है? चलिए, तो अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और क्योंकि उसके माध्यम से आप अपना प्यार हम तक पहुँचा सकते हैं। हमको लगेगा आपका लाइक बढ़ रहा है, व्यू बढ़ रहा है, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो हम इसी तरीके से और भी क्लासेस लेकर के आएंगे। और लगेगा कि नहीं आपका व्यू कम हो रहा है, लाइक कम हो रहा है, सब्सक्राइब कम हो रहा है, मतलब आप इच्छुक नहीं है ऐसे क्लासेस के लिए, तो उसको हम बंद कर देंगे, है ना। क्योंकि आपका प्यार, आपका सपोर्ट हम उसी माध्यम से समझ सकते हैं कि बच्चों में कितनी चाहत है इस चीज़ को प्राप्त करने की। क्योंकि हम ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं, तो जितना लाइक होगा, जितना व्यू होगा, जितना चैनल सब्सक्राइब होगा, उसी आधार पर हमको पता चलेगा कि कितने बच्चों को इसकी ज़रूरत है। तो जितना डिमांड हो उतने सप्लाई दिया जा सकता है। तो जरूर आप अपना सहयोग और प्रेम इन माध्यमों से हम तक पहुँचाएं। कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लग रहा है क्लासेस अच्छी लग रही कि नहीं, जिस पैटर्न में हम चल रहे हैं, पढ़ते हैं फिर रिविजन करते हैं, ये पैटर्न कैसा है। इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो भी लेकर के आएंगे, अगर आपका प्यार सपोर्ट बना रहेगा तो। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं आप सबसे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।